नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले लेक्चर में हमने वायुमंडल के संदर्भ में बातचीत किया था, जिसमें वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल की विशेषता, इसके साथ साथ वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की परतों के विषय में बात हो गई थी। ठीक है, आइए अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने छोड़ा था आपको वायुमंडल की परतों के विषय में। तो याद रखिए, लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ठीक है, यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम पृथ्वी की, याद रखिए, पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए परतों की बातचीत करते हैं तो सबसे पहला देखिए इसमें क्या आता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ध्यान दीजिए, कौन सा मंडल हो गया? क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहें। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर। इसके बाद दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मीजोस्फियर। मीजोस्फियर। इसके बाद आयन मंडल हो गया, आयन मंडल। ये आपके सामने हो गया आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फियर कहते हैं। आयनोस्फियर। और इसके बाद हो गया बाहरी मंडल। बाहरी मंडल, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर हो गया। ठीक है, तो वायुमंडल की ये क्या है? परतें हैं। अगर वायुमंडल का एक हम स्केच तैयार करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ये हमारी हो गई अर्थ, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के तुरंत वायुमंडल की जो परत है, इसे कहते ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल कहेंगे। ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया। इसके बाद मेजोस्फियर, मध्य मंडल। मेजोस्फियर क्या हो गया? मध्य मंडल हो गया। और इसके बाद ध्यान दीजिए, ये हो गया आयनोस्फियर। आयनोस्फियर हो गया। और सबसे बाहर हो गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है, अगर यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल की परतों का क्रम क्या होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं कि वायुमंडल की परतों का क्रम क्या हो सकता है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाहरी मंडल है। तो आइए अब इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं क्षोभ मंडल के विषय में। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आप सभी हिंदी विषय भी पढ़ते होंगे। हिंदी में भी पर्याय शब्द होते हैं, पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं। तो अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं, परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं। एक ये हो गया। ठीक है, इसको हम संवहन मंडल भी कह सकते हैं, संवहन मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, परिवर्तन मंडल कहिए या संवहन मंडल कहिए, या इसी के साथ साथ इसको मौसमी मंडल भी कह सकते हैं।
मौसमी मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए इसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो का मतलब ही होता है बदलना। ट्रोपो का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना या फिर बदलना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ माना जाता है। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये चीज हो गया, पहला पॉइंट इसका ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो ऊंचाई है, अगर हम ऊंचाई देखें तो ऊंचाई यहां पर हमें 3 प्रकार की ऊंचाई देखना है। पहला ऊंचाई हम देखेंगे कि इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बातचीत करें तो अधिकतम ऊंचाई इसकी है 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है या इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा, 6 किलोमीटर है। न्यूनतम ऊंचाई 6 किलोमीटर हो गई। और एक है इसका एवरेज एल्टीट्यूड, क्या है? औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी क्या है? तो 18 + 6 / 2 = 24 / 2 = 12 किलोमीटर। औसत ऊंचाई इसकी आ गई हमें 12 किलोमीटर मिली। तो ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई अब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर, न्यूनतम ऊंचाई इसकी 6 किलोमीटर है। क्लियर है? अब इसके बाद आइए हम लोग इसके दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट क्या हो सकता है? क्योंकि जो क्षोभ मंडल है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, तो जब मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं, इसका मतलब यह है बादल, वर्षा, चक्रवात, ठीक है, ओस, ठीक है, बादल हो गया, वर्षा हो गया, चक्रवात हो गया, ओस हो गया, इस प्रकार की चीजें इसमें ज्यादा होती हैं। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान समझ रहे हो, हवाई जहाज का सफर, अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होंगी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुकूल नहीं होता है। अनुकूल नहीं होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल नहीं होता है। प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये जो मंडल है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुकूल नहीं होगा। तो पहला फैक्ट आपने देखा, दूसरा फैक्ट देखा और तीसरा फैक्ट भी आपने देख लिया। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट में हम क्या रखते हैं। जैसे आप समझिए कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं, टेम्परेचर जो है कम होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऊंचाई में जाने पर सॉरी, ऊंचाई में जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो ऊंचाई में जाने पर तापमान में गिरावट आती है। अब इसमें कितना गिरावट आती है? ध्यान दीजिएगा, अगर 165 मीटर की ऊंचाई में जाया जाए तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होगी? गिरावट आएगी। इसका मतलब यह है कि 1000 मीटर अगर ऊंचा जाया जाए तो लगभग 6, ध्यान दीजिएगा, लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। ठीक है, देखिए हर पॉइंट में जो चीज़ें हैं उसको हम बताते चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे बादल है, वर्षा है, चक्रवात है, ओस है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकता है या
ध्यान दीजिएगा उसको अनुकूल नहीं बनाता है। ये चीज़ हमने आपको बताया। ऊंचाई में जाने पर तापमान में गिरावट आती है, इसी को लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और एक आंकड़ा हमने आपको दिया कि 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी और 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर, ये कहाँ से है? तो ये विषुवत रेखा से है, विषुवत रेखा से है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूनतम जो ऊंचाई है ये ध्रुवों से है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ध्रुवों से। ठीक है, तो ये रहा आपका क्षोभ मंडल के संदर्भ में बातचीत। आगे समझते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम वायु दाब की बात करें, किसकी बात करें? वायु दाब की बात करते हैं। वायु दाब को पहले हम समझते हैं कि जो वायु दाब होता है, तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी की सतह पर वायु का जो प्रेशर पड़ता है, वायु में जो भार होता है, उस भार का जो प्रेशर पड़ता है उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एयर प्रेशर को मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी के रूप में बैरोमीटर होता है। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इसको आपको याद रखना है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर में ध्यान दीजिएगा पारा का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रश्न आ जाए बैरोमीटर में किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है, तो पारा को हम Hg भी कहते हैं। ठीक है, मरकरी कह लीजिए या पारा कह लीजिए या फिर इसके सिंबल के रूप में Hg आप कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके वायु दाब की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो भारी गैसें हैं, पृथ्वी की सतह पर जो भारी गैसें होंगी वो ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वायु का जो घनत्व होगा वो कम होता चला जाएगा। वायु घनत्व ज़्यादा कहाँ रहेगा? यानी वायु में जो है ज़्यादा जो कण जो होंगे वो नज़दीक कहाँ पर होंगे? तो पृथ्वी की सतह पर होंगे। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे तो कणों का जो घनत्व है, यानी कणों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दूर होती चली जाएगी। इसका मतलब कम घनत्व कहाँ पर है? तो ऊंचाई में जाने पर है। तो ध्यान दीजिएगा ऊंचाई में जाने पर, ऊंचाई में जाने पर वायु दाब कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, वायु दाब कम होता जाता है। इसीलिए जब हम हवाई सफ़र करते हैं, हवाई सफ़र जब हम लोग करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जो पेन वगैरह होते हैं, राइटिंग पेन जो होते हैं, उसको समान रूप से हम अपने जेब में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसकी जो स्याही हो सकती है वो बाहर एग्जॉस्ट कर सकती है ना, तो उससे कपड़े गंदे हो जा सकते हैं। तो याद रखिएगा वायु दाब मापी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। इतनी चीज़ों को आपने देख लिया। अब इसके बाद हमें वापस आना पड़ेगा। वापस आते हैं तो देखते हैं जो डायग्राम हमने बनाया कि जब हम ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें 1.5 किलोमीटर चौड़ी एक संक्रमण परत पाई जाती है जिसे ट्रोपोपास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्षोभ सीमा क्या है तो आप बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो संक्रमण परत है उसी को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्लियर है? ये चीज़ रहा। अब इसके बाद समताप मंडल के बाद ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल के बाद हम बात करते हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल, ध्यान दीजिए समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ध्यान दीजिएगा इस ऊंचाई को आपको याद रखना है। 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो 2 परतें पहले पाई जाती हैं। इसमें 2 परतें हैं। पहला है समताप परत, समताप परत है। ध्यान दीजिएगा स्ट्रेटो लेयर है। और दूसरा है ओजोन परत। दूसरा क्या है? ओजोन परत है। ध्यान दीजिएगा ओजोन लेयर है। 2 परतें हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले समताप परत की बात करें तो समताप परत में देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर से लेकर लगभग 24 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है।
12 किलोमीटर से लेकर इसकी 24 किलोमीटर तक ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, मौसम परिवर्तन नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात मौसम में स्टेबिलिटी रहती है, मौसम परिवर्तन नहीं पाया जाता। इस कारण आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अनुकूल है। वो पहला वाला अनुकूल नहीं था, ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अनुकूल हो गया। ये चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगला, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं ओजोन परत के संदर्भ में। देखिए वो जो ओजोन परत है, ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो 24 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ओजोन परत की ऊंचाई 24 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ये चीज आपको इसमें याद रखना है। अब ओजोन परत के विषय में पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इस कारण इसे पृथ्वी की सुरक्षा परत भी कहते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा परत कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इस कारण ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा परत कहते हैं। ये आपका पॉइंट रहा। अब इसमें हमें पहले बातचीत ये करना है कि आखिर ये परावैगनी किरणें हैं क्या। परावैगनी किरणें, ठीक है, इसको आप लोगों को थोड़ा समझना है। देखिए जो परावैगनी किरणें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं। क्या होती है? घातक होती है। ये किस प्रकार से घातक होती हैं? जैसे हम लोग देखते हैं रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, पहली बात तो यह है कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं जो स्वतः विकिरण करते हैं, अर्थात उसमें विकिरण के रूप में अल्फा, बीटा, गामा जैसी किरणें निकलती हैं और ये किरणें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। बिल्कुल जो परावैगनी किरणें हैं ये रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले विकिरण की तरह होती हैं। ठीक, अगर उनकी तरह होती हैं इसका मतलब घातक है। तो इसीलिए हमारे देश में या चाहे जहां पर भी हो, चाहे किसी भी देश में हो, जब भी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है तो थोड़ा सा रिहायशी इलाकों से दूर लगाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो उस आबादी में बहुत ज़्यादा जो है विकिरण की प्रॉब्लम हो जाएगी और इस प्रकार की घटना हो भी चुकी है। चेरनोबिल एक स्थान है, एक शहर है जो आजकल यूक्रेन में पड़ता है, चेरनोबिल नाम है, पहले रूस में पड़ा करता था। और वहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी थी जिससे जो है पूरा शहर का शहर विकिरण हो गया, अर्थात शहर में पूरा विकिरण फैल गया, लोग जो है इससे प्रभावित हो गए, है ना। इसीलिए जब 1992 ईस्वी में सोवियत संघ का विभाजन हुआ, उसमें से जो भी देश निकले, जैसे आप नाम सुने होंगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, लोग बाग इसमें आप देखेंगे तो 14 देश अलग हुए थे।
जब यूक्रेन से रूस कह रहा था यूक्रेन से कि आप मत अलग होइए, तो यूक्रेन ने कहा था कि नहीं, हमको अलग होना है, और हम देख चुके हैं क्योंकि आप यूरेनियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और उससे परमाणु बम भी बना रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लफड़ा बन सकता है कि आप अमेरिका से हमारी युद्ध हो सकती है, उसमें हम जो है अनायास ही प्रभावित होंगे। और दूसरा ये है कि हम यूरेनियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो हमको आप अलग कर दीजिए और हम जो है अपने स्वास्थ्य सुविधा पर है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी होगा हम बात वो करेंगे, शिक्षा वगैरह को बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, तो आज के समय में देखिए सीधी सी बात है, जहाँ तक हमारा आकलन है ये रहता है कि देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। किसी भी देश के लिए शास्त्र भी जरूरी है और किसी देश के लिए शस्त्र भी जरूरी है। कोई भी राष्ट्र होगा उसको जो है शिक्षा भी जरूरी है और इसके साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है। लेकिन अब यह है कि शास्त्र ज़्यादा प्रगाढ़ है, पहले जो है शास्त्र को जो है शास्त्र के माध्यम से अर्थात एजुकेशन के माध्यम से समझाना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। एक हेल्दी जो है डायलॉग हो, तब तो जाके उसमें बात बन सकती है। और अगर उसमें से बात नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है कि शस्त्र तो फिर उठाना जरूरी हो जाता है। हमारे पुलिसिया विभाग को भी आप देख सकते हैं, पहले पढ़ाया जाता है, इसके बाद फिर उनको बंदूक दे दी जाती है, पिस्टल दे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले वो क्या करें, लोगों से संवाद करते होंगे, है ना। हमारा जो डिफेंस है आप देखिए, उनको शस्त्र दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक परीक्षा होती है, उससे उनका आकलन किया जाता है कि उम्मीद करते हैं कि आप पहले अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे, है ना। तो इसी तरह जो है यूक्रेन रहा, लेकिन अब यूक्रेन ने शस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसी का फ़ायदा रूस ने उठाया और उसको पूरी तरह से जो है आइसोलेट कर दिया ना। ये भी चीज़ें देखने को मिलता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो यूक्रेन ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कहा था कि एक तरफ जो है आप बोलते हैं कि हम शांति वाले प्रिय देश हैं, दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, और आप परमाणु विस्फोट कर रहे हैं, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसका जवाब दिया था कि हमारे देश में भाई जो भी महान लोग हैं, जो भी देवी देवता लोग हैं, एक हाथ में शास्त्र रहता, एक हाथ में शस्त्र रहता, दोनों की समाज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस प्रकार से जवाब दे करके, हालांकि वो उतना बड़ा देश नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता है, इशारों में हमने बात कर लिया था। और देख लीजिए आज की ज़रूरत क्या है, आज जो भी शक्तिशाली देश है भाई दोनों चीज़ में ध्यान दे तो बढ़िया रहता है। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है कि इनसे जो विकिरण निकलता उसी प्रकार का विकिरण होता है, और यूरेनियम जैसी चीज़ों से बिजली भी बनती है और बम भी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिजली बनने के संदर्भ में हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमें बम वगैरह के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसमें कैगा, नरौरा, कल्पक्कम, कुंडनकुलम, नरौरा हो गया, मीठी बिरदी हो गया, कोबाडा हो गया, ये इस प्रकार से आप देखेंगे तो 7 इस समय ऐसे रिएक्टर हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना, बिजली बना रहे हैं, और 7 जो है बन रहे हैं। चूँकि बनने में समय लगता है तो 7 जो है नए बन रहे हैं, जिसमें जो काम कर रहे हैं उसमें देखिए जैतपुर, तारापुर, नरौरा, कल्पक्कम हो गया, कुंडनकुलम हो गया, और रावत भाटा हो गया, और एक हो गया कैगा। तो कुल मिला के आप देखिए 7 बन रहे हो, चल रहे हैं काम पे, बिजली बना रहे हैं। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 7 बचे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो चुटका आपको मिल जाएगा, है ना, भीमपुर मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में हरिपुर है, और हरियाणा में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कोबाडा पावर प्लांट बन रहा है। तो ये सब बन रहे हैं, तो ये जब बन जाएंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग कोयले का जो उपयोग है कम हो जाएगा। तो ये परावैंगनी किरणें जो है ध्यान दीजिएगा इतनी खतरनाक होती जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ, और अगर ये हमारे शरीर में शामिल हो जाए तो देखिए सबसे पहली बात तो होती है शरीर का जो डीएनए होता है इसमें बदलाव आ सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। डीएनए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बायोलॉजी जो पढ़े होंगे जानते होंगे, डीएनए में बदलाव हो सकता है, जीन में बदलाव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हम जिस शरीर वाले हैं, जिस तरह के शरीर वाले हैं, अगर इससे हम प्रभावित हो गए तो हम बिल्कुल ये नहीं जान पाएंगे कि अगला जो शरीर आएगा, जो जनरेशन हमारी बढ़ेगी वो हमारे जैसे ही दिखेगी, ऐसा कोई क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें दिव्यांगता आ सकती है, खतरनाक तरीके से दिव्यांगता आ सकती है। तो परावैंगनी किरणें याद रखिएगा मानव शरीर में डीएनए और जीन में परिवर्तन कर देती हैं। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए कैंसर भी हो सकता है ना। त्वचा कैंसर खास तौर पे होता है, जो स्किन कैंसर होता है जिसे मेम्ब्रेन कैंसर भी कहते हैं, ये इससे समस्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं
कि ये जो ओजोन लेयर है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अब देखिए जो ओजोन परत है, एक चीज तो ये देखा गया कि जो जितना इंपॉर्टेंट होती है मानव उसको उतना ही ज्यादा प्रभावित करता है ना। जैसे पता चल जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग उतना ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम कई बार ऐसे चीजों को देख चुके हैं, जैसे वृक्ष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वृक्षों का जो कटाव होता बड़े स्तर पे होता है। किसी भी देश में लगभग 33% वन होना चाहिए, और हम 1987 ईस्वी से लगे हुए हैं, 1987 ईस्वी से लगे हुए हैं कि कम से कम 33% तो वन हो जाए। और हमारी जो नई रिपोर्ट है उसमें 24.6% वन ही हमारे देश में। यानी कोई स्टूडेंट है बेचारा जो अगर पास हुआ है, 33% से पास हुआ है, तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, है ना। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर आप फेल हो जाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो एक तरह से देखा जाए तो 33% क्या है कि मतलब उस आंकड़े को आपको पाना है, और उस आंकड़े को भी अभी हम लोग नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं, पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी, लेकिन इनको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह नदियाँ हो गई। नदियाँ जो है किसी भी देश के लिए रक्तवाहिनियों के समान होती हैं, है ना, रक्तवाहिनियों के समान होती है। जैसे हम जो खाते हैं वही सब चीज़ें हमारे ब्लड में जाकर पूरे शरीर को जो है व्यवस्थित रखता है। तो नदियों को भी देखिए हम लोग कितना प्रदूषित कर चुके हैं। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट नदियों का पानी कंज्यूम नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, जब ये सब चीज़ें नहीं बची तो पेड़ पौधे या ओजोन लेयर कैसे बच सकती है। तो ओजोन लेयर के विषय में ध्यान दीजिएगा। ओजोन लेयर जो प्रभावित होती है वो ग्रीन हाउस गैसों से प्रभावित होती है। ग्रीन हाउस गैसों से प्रभावित होती है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में साफ तौर पे सबसे ज़्यादा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाम है। ये वातानुकूलित वस्तुओं से निकलती है। किसमें से निकलती है, वातानुकूलित वस्तुओं से निकलती, जैसे AC हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, जो भी वातानुकूलित चीजें होती है, रेफ्रिजरेटर हो गए, इसमें से निकलती है, और ये जो है ओजोन परत को प्रभावित करती है। इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए, इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता है ओजोन परत, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वैश्विक सम्मेलन हुआ, वैश्विक सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो 16 सितंबर है, 16 जो सितंबर है, प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई का मात्रक, मोटाई का जो मात्रक है वह है डाबसन। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समताप मंडल भी समाप्त हो गई। और समताप मंडल से जब हम मध्य मंडल में जाते हैं, समताप मंडल से जब मध्य मंडल में जाते हैं तो हमें जो संक्रमण परत मिलती है उसको हम कहते हैं समताप। याद रखिए, जैसे क्षोभ सीमा तो इसी तरह समताप सीमा कही जाएगी। इसके बाद आइए हम बातचीत करते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। क्या हो गया, मीजोस्फीयर।
मेसोस्फीयर में देखिए इसकी जो अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो परत है इसमें शुष्क बर्फ पाई जाती है। शुष्क बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ पाए जाने के कारण आप देखेंगे शुष्क बर्फ, या आप देखें ड्राई जो आइस होती है, इसके कारण इसका जो टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो जितनी भी परतें हैं, चाहे क्षोभ मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, या फिरायन मंडल हो, या बाहरी मंडल हो, इन सभी सीमाओं पर सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा जो ठंडी होती है वो मध्यमंडल होता है। तो इसके लिए एक पॉइंट इस तरह आप नोट कर सकते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यह परत उल्कापात, यानी जो उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पर, यह परत उल्कापात से सुरक्षा करती है। जब उल्का पिंड वगैरह आते होंगे तो इस परत में आते होंगे तो घर्षण करते होंगे, जिससे वो जलकर राख हो जाते होंगे, उससे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा हो जाती है। तो मध्यमंडल के लिए ये चीज़ आपको याद रखना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है जो उल्का पिंडों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आयनमंडल की बात करते हैं। आयनमंडल, आयनोस्फीयर, ध्यान दीजिए कौन सा मंडल है? आयन मंडल है, जिसे आयनोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिए, आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 85 किलोमीटर से लेकर लगभग 645 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। वायुमंडल, ध्यान दीजिए, वायुमंडल की जो ये परत है इसमें आयन पाए जाते हैं। आयन क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, आयन जो होते हैं वो चार्जिकल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं भाई, ये जैसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पार्क करते हैं। स्पार्क मतलब चिंगारी उठती है, इससे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती, हीट बन जाती है। इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसीलिए आयनमंडल को सबसे गर्म परत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल होते हैं ये ज्योति का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो आपका आयन मंडल आता है, तो नॉर्थ पोल में जो ज्योति बनती है उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस। अगर आप इतना ही याद रखोगे कि आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति बनती है तो भी ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय ज्योति जो बनती है तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो बनने वाली ज्योति उसे क्या कहेंगे? तो अरोरा बोरियालिस कहेंगे। और जो दक्षिण ध्रुव में बनती है उसे अरोरा मतलब ज्योति होता, याद रखिए, अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, ठीक। ये चीज आपको इसमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस कारण इसे तापमंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 85 से 645 किलोमीटर तक, जो आयंस पाए जाते हैं वो चार्जिकल पार्टिकल होते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते स्पार्क करते हैं, जिससे उनका जो टेम्परेचर होता है जनरेट हो जाता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तापमान इसको बड़ा बनाता है, अर्थात सबसे गर्म परत के रूप में
जिस कारण इसे थर्मोस्फीयर के रूप में हम लोग मानते हैं। यह जो है परत होती है, इसमें ध्रुवीय ज्योति का निर्माण हुआ है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को अरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिण ध्रुवीय ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जो संचार व्यवस्था होती है, संचार जो व्यवस्था होती है, संचार व्यवस्था के लिए भी ये मंडल बहुत उपयोगी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम इंटरनेट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये चीज़ रहा। इसके बाद बाहरी मंडल, बाहरी मंडल, बाहरी मंडल को कहते हैं एग्जॉस्फियर। क्या कहते हैं? एग्जॉस्फियर कहते हैं। बाहरी मंडल ध्यान दीजिएगा, जिसका ऊंचाई लगभग 645 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, हल्की गैसें पाई जाती हैं और हल्की गैसों में ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। ध्यान दीजिए, ये गैसें ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जो अर्थ की ऑर्बिट होती है, पृथ्वी की जो कक्षा होती है, देखिए बात आ गई पृथ्वी की कक्षा के विषय में, तो थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में गति करती है, घूमती है ना। इसका मतलब जब घूमती है तो इसमें हमारे, कभी हम लोगों ने गेस किया कि सूर्य का जो प्रकाश होता है आखिर हर जगह समान रूप से क्यों नहीं पड़ता है ना। ये बात तो चलो ठीक है कि घूमती है तो कम से कम ये है कि जितने पड़े तो हर जगह समान पड़े, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष झुकाव है, पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है, ऑर्बिट जो है झुकाव है, वो 66.5 डिग्री है। यही चीज़ें इसको महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, तो इसमें कक्षा रहती है, तो उस कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रहों को प्रेषित किया जाता है। प्रेषित मतलब क्या होता है? भेजा जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं, इनके संदर्भ में बातचीत हो गई। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, देखिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस कमेंट के आधार पर आपको हम ज़रूर बातें करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो परिभाषा है, हमने आपको बताया कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर एयर ब्लैंकेट की तरह है। जैसे हवा है, ऐसा लग रहा है कि हवा रूपी कंबल है जो पृथ्वी को ना तो आग का गोला बनने देता है और ना ही बर्फ का गोला बनने देता है ना। एक बढ़िया तापमान जनरेट रखता है। अगर औसत टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान व्यवस्थित किए रहता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर जैवमंडल निर्धारित होता है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया विशेषता के रूप में, तो हमने कई विशेषताएं आपको बताई, देखिएगा। इसके बाद संरचना है और वायुमंडल की परतें, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें शब्द हैं। जैसे एक होता है एल्बिडो, इसको समझ लेते हैं पहले, है ना। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? एल्बिडो मतलब होता है धवलता, है ना। काफ़ी हद तक व्यवहारिक जीवन में भी जो हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसके उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के समय में हम ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, जैसे अब गर्मी का समय है तो प्रयास ये रहता है कि जो है लाइट कलर के कपड़े रहें, जैसे सफ़ेद रंग हो गया, है ना, इस तरह के। इसी तरह जो है आप, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो गहरे रंग का जो कपड़ा होगा, गहरे रंग का जो कपड़ा होगा, है ना, वो उसको अवशोषित बहुत ज़्यादा करता है। तो जिससे अवशोषित करता है तभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, अगर हल्के रंग का कपड़ा रहेगा तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, बाकी उसको वापस कर देगा।
तो उससे काफ़ी हद तक हमें गर्मी से निवारण मिलती है। मान लीजिए कि 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, पहले ही 48 डिग्री है और गर्म खूब जो है गहरे रंग का कपड़ा पहन लिए, अब बताइए 2-4 डिग्री और बढ़ा लिए, कोई मतलब नहीं है, 50 डिग्री के ऊपर हो गया और हमारी शरीर जो है आलू के छिलके की तरफ पकने लगी। हो भाई, होता ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर हम हीट प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसमें छोटी छोटी फुंसियाँ पड़ जाती हैं और इसके बाद वो जो है बिल्कुल धीरे धीरे निकलता रहता है ना। इसका मतलब ये है कि धवलता का काफ़ी हद तक उदाहरण हमें मिल सकता है। लेकिन इसी चीज़ को आप ठंड के समय कर दीजिए। ठंड के समय गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मी के समय हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गांव में अभी भी या फिर या कह लीजिए कि थोड़ा सा हम 10-20 साल पीछे जाएं तो ज़्यादातर खाना वाना जो पकाना रहता था वो लकड़ियों से ही रहता था, है ना। बड़े स्तर पर जब खाना पकाया जाता था तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों से सामान्य रूप से खाना बनता था। उसमें आपने देखा होगा कि जो बर्तन रहता था, पात्र रहता था नीचे की तरफ, है ना, जो उसका मान लीजिए आधार रहता था, उसको या तो काले पेंट से पोत दिया जाता था या तो काफ़ी हद तक उसमें लोग राख वाख लगा देते थे ऐसे। उसका कारण ये है कि भाई वहाँ पर तापमान की आवश्यकता ज़्यादा है ना, जिससे जो है खाना पकने को एक विशेष टेम्परेचर मिलता है। अगर धीमा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के उदाहरण हमें सामान्य रूप से देखने को पहले मिलते थे। अब तो नया ज़माना 21वीं शताब्दी है, अब तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का परिपाटी ही बदल गया, बर्तन भी अलग तरह के आने लगे हैं, उसमें ऐसा कुछ अब नहीं रहता है। तो एल्बिडो का मतलब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो पृथ्वी की सतह पर या वायुमंडल पर जो चीज़ें हैं उसमें जैसे पड़ता है तो जो सूर्य का प्रकाश वापस लौटा दिया जाता है ना, उस वस्तु की धवलता कहते हैं, कह सकते हैं ना। उस वस्तु का क्या कह सकते हैं? एल्बिडो कह सकते हैं। तो ये जो वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है श्वेत और एक होती है काली। जो श्वेत वस्तुएं होती हैं, व्हाइट बॉडीज होती हैं, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ में भी आप देखें बढ़िया ताज़ा बर्फ हो तो सबसे ज़्यादा इसमें एल्बिडो पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को वापस करने की क्षमता इसमें पाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो श्वेत पट्टिकाएं होती हैं उनमें धवलता ज़्यादा होती है और जो काली पट्टिकाएं होती हैं, कृष्ण पट्टिकाएं होती हैं, उनमें धवलता कम होती है ना। ये चीज़ आपको समझना है। तो इसमें बर्फ़ रख लीजिए और इसमें कोयला रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ में पाई जाएगी और सबसे कम की अगर हम बात करें तो कोयला वगैरह में पाई जाएगी। तो ये धवलता आप सभी लोग याद रखिएगा, एल्बिडो का मतलब ये है। अब सूर्य का जो प्रकाश होता है, देखिए हमारी पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में जो है आ जाता है, बहुत तेज़ी से आता है ना। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ये प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। मान लीजिए कि 100 यूनिट के रूप में आ रहा है तो पूरा का पूरा प्रकाश सामान्य रूप से हमारी पृथ्वी की सतह पर तो नहीं आता होगा, क्योंकि सफ़ेद बादल भी हैं, बर्फ़ भी है ना, स्नो कवर्ड माउंटेन भी है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक यूनिट को वापस कर देता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पृथ्वी की सतह पर आता है वो लगभग आप देखेंगे 51 यूनिट के आसपास आता है। जो 51 यूनिट जो है सोलर रेडिएशन आता है, पृथ्वी की सतह उसे अब्जॉर्ब करती है और अब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज कर देती है। उसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। और इस पार्थिव विकिरण का प्रयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल वाष्पीकरण के लिए, जो एरोसॉल होते हैं चार्ज होने के लिए, और ग्रीन हाउस गैसें ये अब्जॉर्ब करती हैं इस टेम्परेचर को, है ना। जिससे जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनती है कि हमारे इस पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बायोलॉजिकल घटनाएं भी होती हैं, केमिकल प्रोसेस भी होता है, सब तरह के प्रोसेस समान रूप से चलते रहते हैं। इसी का जो सूर्य के प्रकाश का जो एलोकेशन होता है, बंटवारा होता है अलग अलग क्षेत्रों में, इसी बंटवारे को हम हीट बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट बजट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम जब आपके सामने आएंगे तो हीट बजट टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। हीट बजट जैसे हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग वायुदाब और वायु संचार की बातचीत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। आज यहीं तक, कल पुनः मिलते हैं। जय हिंद।